नमस्कार, मैं दुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा एक जयते सीरीज प्रारंभ की गई है जो सीजीपीएससी प्री को लेकर है, कहीं ना कहीं वहां पे वो उसी के तहत आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके एमसीक्यू श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। हाल ही में व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें सबसे बहुचर्चित जो परीक्षा है, जो आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जो 10वीं पास और 12वीं पास के लिए वहां पे लाया गया था, जिसमें आप पढ़ते हो कि प्रयोगशाला परिचारक, जिसमें लगभग 430 पद थे। प्रयोगशाला परिचारक हेतु 430 पद उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था, लेकिन हाल ही में सीजी व्यापम के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहले उच्च शिक्षा विभाग में इसका फॉर्म फिल किया जा चुका है, लेकिन व्यापम के लिए एक नोटिफिकेशन आया था कि जो एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए पुनः एक बार व्यापम लिंक ओपन करेगा। जो उनमें जो डाटा था उसको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी था उसको वहां पे लिंक करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो पद है पहले उच्च शिक्षा विभाग लेने वाले थे, ये पद वहीं का है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कौन कराएंगे? सीजी व्यापम कराएगा। ये ध्यान रखिए आप, व्यापम कराएगा। कुल 430 पद था किसका? प्रयोगशाला परिचारक का। साथ साथ उसी में चौकीदार का, भृत्य का, जैसे कि यहाँ पे भृत्य का जो पद है वो 210 है, चौकीदार का जो पद था वो 210 है, और ऐसा करके स्वीपर करके एक और पद है जो 30 है। और कुल अगर देखा जाए 430 प्रयोगशाला परिचारक का वहां पे पद है, और टोटल देखा जाए तो 880 है, भृत्य को मिलाकर, चौकीदार को, स्वीपर को मिलाकर दिए। प्रयोगशाला परिचारक अगर देखा जाए तो केवल और केवल कितने हैं? 430, जिसका एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जो परीक्षा तिथि अनुमानित की गई है वो 3 अगस्त 2025 को है। 3 अगस्त 2025 को। तो आप अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिएगा। मैं जो आप एमसीक्यू लेके आया हूं वो भी उसमें काम आएगा। इस सीजीपीएससी प्री के लिए भी है और व्यापम के भी आपके काम आने वाला है वहां पे, कहीं ना कहीं वहां पे वो। तो एग्जाम याद रखिएगा 3 अगस्त 2025 को है ये। अभी से आप तैयारी कीजिए, आपके पास 6 महीने कहीं ना कहीं वहां पे है। जो पहले तैयारी छोड़ चुके हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे उस समय एग्जाम के थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, क्योंकि पुराना पोस्ट है कहीं ना कहीं वहां पे वो, तो रुचि नहीं बनी रहती है। तो आप फिर से इसको प्रारंभ कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी यहाँ पे रहे कहीं ना कहीं वहां पे। हम थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो मेन जो सिलेबस है, बात करिए अगर व्यापम उस समय जब उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया था, ये आपके सामने है। मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये जो प्रश्न जो होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 100, जिसमें से 60 अंक जो आएगा सामान्य विज्ञान से और 40 अंक आएगा सामान्य अध्ययन से। अब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये जो सिलेबस है इसमें डायरेक्ट लिखा है 9वीं और 10वीं, यहाँ पे लिखा है 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में क्या क्या आता है? सामान्य तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अभी 10वीं स्तर तक का है ना, एकदम डीप में नहीं जाना है कि 11वीं 12वीं का एकदम हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, वो नहीं है। बेसिक है 9वीं से 10वीं स्तर तक का, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा जो दिया है 40 अंक का, उसमें है आपका सामान्य अध्ययन। अब सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज आती है? सामान्य अध्ययन में सबसे पहला जो आपका है भारत का भूगोल। सबसे पहला जो दिया है भारत का भूगोल है पहला। दूसरा दिया छत्तीसगढ़ की सामान्य अध्ययन, और तीसरा दिया समसामयिकी घटनाएं। इन तीनों को मिलाकर कितने आएंगे? ये 40। लेकिन विज्ञान से कितने यहाँ पे? 60 है कहीं ना कहीं। तो ये जो 40 अंक की जो तैयारी है उसमें भारत का भूगोल ध्यान रखेंगे आप। न इतिहास है, न संविधान है, न इकोनॉमी है, न मैथ्स, न रीजनिंग, ऐसा कंप्यूटर, इंग्लिश कुछ नहीं है, क्योंकि 10वीं स्तर तक का ये योग्यता मांगा गया था, 10वीं का और एक 12वीं का वहां पे प्रयोगशाला परिचारक के लिए। तो यहाँ पे देखो भूगोल है और केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, आपके लिए इजी पड़ जाएगा। न इतिहास पढ़ना है, न संविधान पढ़ना है, न इकोनॉमी पढ़ना है, न मैथ्स है, न रीजनिंग है, कंप्यूटर नहीं है, न ही इंग्लिश है इसमें। तो आपके लिए सही है ये कि भूगोल बस पढ़ना है और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ध्यान रखिएगा 60 और 40 कितने होंगे? ये 100। हमारे यहाँ हाल ही में एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है 30 जनवरी से। 30 जनवरी को ये बैच प्रारंभ होगा 2025 में। यह बैच प्रयोगशाला परिचारक के लिए होगा, प्रयोगशाला परिचारक हेतु। और इसका जो समय जो होगा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। ये हमारे यहाँ रायपुर की शाखा हेड ऑफिस में होगा, ध्यान रखेंगे।
रायपुर में हेड ऑफिस में ये आयोजित किया जाएगा। तो आप डेट याद कीजिएगा। सुबह का बैच होगा, ये सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का। 3 सब्जेक्ट के साथ कक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। विषय विशेषज्ञ के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। तो आप तिथि ना भूलिए, 30 जनवरी 2025 को बैच प्रारंभ होने जा रही है। तो हम अपने जयते सीरीज का जो वीडियो हम चला रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक बने रहिएगा आप लोग। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? यहां पूछा गया है कौन सा समूह जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो हम बात करें भारत के स्थलीय या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं भारत की जो स्थलीय जो सीमा है पश्चिम वाला हिस्से में, खास तौर पे उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। देश कौन सा? ये पाकिस्तान। ये जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो अगस्त 1947 में, जब भारत और पाक का क्या हुआ था, वहां पे विभाजन हुआ था। अब देखिए ये जो सीमा जो साझा कर रही कौन कौन से राज्यों के साथ हो रहा है। तो हम पहले अगर देखें शुरुआत में तो एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अभी वर्तमान में यूटीएस में जम्मू कश्मीर, और एक है आपका लद्दाख। ये आपका पाकिस्तान की सीमा साझा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर तो करता है, सही है। हिमाचल प्रदेश करता है क्या? नहीं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। पंजाब ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और एक आपका गुजरात। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या कर रहा है? मैच खा रहा है, क्योंकि हरियाणा क्या है? एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक किसको बोला जाता है? जो न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और न ही समुद्री सीमा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये सही होता है, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब थोड़ा सा इस सीमा को समझिएगा। पहला रेड क्लिफ रेखा है, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ कुछ सीमा साझा करती है, अप्रत्यक्ष रूप से पीओके वाला हिस्सा है। इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ये ध्यान रखेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ पे लद्दाख, हिमाचल और ये ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और यहाँ पे छोटा सा है ये सिक्किम, और ये वाला हिस्सा आपका अरुणाचल प्रदेश। ये चीन के साथ सीमा साझा करती है और इसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो प्रश्न यहाँ पे भी बन सकता है, सेम यहाँ जैसे बना था। चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो पहला सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, और यूटीएस में कौन सा आपका ये लद्दाख। क्योंकि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है आपका यहाँ पे, ये है एक देश जिसका नाम है नेपाल, ये है आपका नेपाल, और ये जो छोटू सा है ये कौन है? भूटान है, ये भूटान है आपका। अब देखिए यही ढक लिया किसको? यूपी और बिहार को। ये थोड़ा सा ध्यान है, यूपी और बिहार को कवर कर लेता है। यहाँ पे देखिए एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान, एक चीन, और एक यहाँ पे नेपाल, और एक यहाँ पे भूटान। आगे अगर देखें इसमें तो ये जो नेपाल वाला जो बॉर्डर है, यहाँ से फिर भूटान, फिर ये चीन। अब फिर से यहाँ पे देखिए ये देश का नाम क्या है? म्यांमार, म्यांमार। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और ये कौन सा है? मिजोरम। तो म्यांमार के साथ कौन कौन सी सीमा साझा कर रही है? सेम क्वेश्चन बनेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणि, मिजो, अरुणाचल, नागा, मणि, मिजो, ये ध्यान रखेंगे। ये जो हिस्सा है यहाँ पे बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश का जो सीमा है सबसे लंबी है। ये जो रेड लाइन जो मैंने खींचा है, ये देश कौन सा है? बांग्लादेश है, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश। कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रही है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा कौन सा आपका? ये मिजोरम। समझिएगा ध्यान से। मैं इसके आपके लिए एक नया मैप बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनके साथ हम सीमा साझा करा के दिखाते हैं आपको। ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा। मैंने कहा ये जो सीमा जो बन रही है, इस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। जब आजाद हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से, तो वहां पे क्या नाम रखा गया था? रेड क्लिफ ही रखा गया था। लेकिन 1971 के बाद क्या बना था? ये बांग्लादेश बन गया था। तो ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश है अभी वर्तमान पे, 1971 के बाद से
पहले तो पूर्वी पाकिस्तान था ये। किसके किसके साथ सीमा साझा करती है, तो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है मेघालय, मेघालय, ये है आपका असम, 3 हो गया, और ये है आपका त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम। तो इनके साथ सीमा साझा कर दी। कुल किलोमीटर 4096 है। भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला सबसे लंबा क्या है यहाँ पे, वो देश है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें ना वहां पे वो, ये ध्यान रखिए। और ये जो त्रिपुरा के साथ है इसी को बोला जाता है जीरो लाइन। ये जो लाइन जो खींच रहा हूं इसको बोलते हैं जीरो लाइन। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कौन से देश के साथ है। यह क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो भी कौन सा है आपका, त्रिपुरा है। तो आप अभी देखिए यहाँ पे कुल कितने राज्य हो रहे हैं, 7, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार 6वां नंबर, और 7वां नंबर कौन सा, ये बांग्लादेश। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल कितने देश के साथ लगती है तब पूछा जाता है, तो 7। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देश के साथ लगती है, तो कुल 7 देश के साथ लगती है। सर्वाधिक किनके साथ है तब, बांग्लादेश। न्यूनतम किनके साथ है तब, अफगानिस्तान। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल बता दी हूं आपको। वही बात करें समुद्री सीमा का, तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो दक्षिण में अरब सागर, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और ये वाला हिस्सा अरब सागर, और नीचे में कौन है, हिंद महासागर। कुल कितने राज्य हैं तब, ये 9 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, 5 यहाँ पे है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक है आपका पश्चिम बंगाल, 4 यहाँ पे है। तो कुल कितने हैं यहाँ पे, 9। समुद्री सीमा को अगर पूछा जाएगा सबसे लंबी समुद्री सीमा किनके साथ साझा होती है, तब आप याद करेंगे गुजरात, सबसे लंबी में ना, और सबसे छोटी बोलेंगे तब गोवा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब ऐसे राज्य देखिए जो समुद्री सीमा भी बनाता है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता हो, दोनों नहीं बनाता, उसको बोलते हैं भू आवेष्टित। तो भू आवेष्टित के लिए अगर पूछा जाएगा आपको कि कौन कौन से भू आवेष्टित है, लैंडलॉक, लैंडलॉक राज्य कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले याद करेंगे छत्तीसगढ़ को। हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना तो कोई विदेशी के साथ संबंध है अंतरराष्ट्रीय, और न ही किसी प्रकार के समुद्र है वहां पे। तो पहला सीजी को याद करना है, सीजी के इस छोर में याद करना है झारखंड, इस छोर में याद करना है मध्य प्रदेश, और नीचे याद करना है तेलंगाना, और ऊपर में याद करना है हरियाणा। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, और ये हो गए टोटल कितने राज्य, 5 राज्य। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आवेष्टित है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन बनेगा कहीं ना कहीं कौन कौन से भू आवेष्टित है या नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न का जो उत्तर आपको बताया था वो बी है। क्लियर हुआ ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ पहाड़ी का नाम दिया है, एक तरफ क्षेत्र दिया है। कार्डेमम की पहाड़ी कोरोमंडल तट में है क्या? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोरोमंडल तट कौन सा होता है। तो आप जब तटीय मैदान जब पढ़ते हो तो ये जो आपका हिस्सा है पूर्वी तटी में, तो ये जो हिस्सा है आपका ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो ये जो हिस्सा है आंध्रा और तमिल का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। अब ये कार्डेमम कहाँ पे है? तो कार्डेमम हिस्सा जो है पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है। तो इसका हिस्सा है क्या? वो नहीं है। तो पहला गलत हो गया। कैमूर की जो पहाड़ी है कोंकण तट में बोल रहे। अब कोंकण तट हम कौन सा पढ़ते हैं? ये वाला हिस्सा है कोंकण तट, कनाडा तट और ये मालाबार तट। तो ये है आपका कोंकण का तट। और कैमूर पर्वत किसका हिस्सा है? आप पढ़ते हो विंध्याचल पर्वत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे है कैमूर पर्वत। ये भी गलत हो गया आपका। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत में क्या? सही है बिल्कुल, क्योंकि आप जब महादेव की पहाड़ी की बात करते हैं तो एक सतपुड़ा पर्वत पढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे है राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव और एक आप पढ़ते हो मैकल पर्वत। तो मध्य भारत में कहीं ना कहीं वहां पे वो, तो ये आपका सही हो जाता है। मिकिर की पहाड़ी ये कहाँ पे है? पूर्वोत्तर भारत। ये भी सही है। मिकिर की पहाड़ी अभी आपको मैंने सेवन सिस्टर यहाँ पे जो बताया, ये सेवन सिस्टर, तो ये जो असम वाला क्षेत्र है यहीं पे कौन सा है? मिकिर की पहाड़ी असम पे, ध्यान रखेंगे वो। तो वो सही है पूर्वोत्तर भारत वाला हिस्सा। तो ये भी सही है। 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन नंबर सी क्या होता है हमारे लिए सही, 3 और 4, क्योंकि सही सुमेलित पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा 3 और 4 वहां पे सही है, बाकी दोनों गलत है। आया समझ में ये? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला है। पहला कथन है आदम सेतु, जिसको आप एडम ब्रिज के नाम से जानते हो या राम सेतु बोला जाता है। आदम सेतु जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है क्या? बिल्कुल सही है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ये जो भारत का जो हिस्सा है, दक्षिण पे एक देश है श्रीलंका, ये श्रीलंका, और इन दोनों को जो ब्रिज जो जोड़ता है इसका नाम ही क्या है? आदम ब्रिज। आदम ब्रिज या आदम सेतु, या हम क्या बोलते हैं इन्हीं को? राम सेतु बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सही है, बिल्कुल भी सही है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। कलाम द्वीप पर रामेश्वर शहर स्थित है क्या? तो हम पढ़ते हैं इसी बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप में एक शहर बसा है जिसका नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम। और ये जो कलाम द्वीप की बात करें वो उड़ीसा पे है, जिसको पहले व्हीलर द्वीप बोलते थे। कलाम द्वीप ये डीआरडीओ का लॉन्चिंग सेंटर है। डीआरडीओ क्या है? लॉन्चिंग सेंटर। कलाम मिसाइल मैन बोलते हैं ना कलाम जी को, अब्दुल कलाम जी को, उन्हीं के नाम पर देखा गया। पहले क्या था? व्हीलर द्वीप नाम था उसका, वो कलाम द्वीप। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, ये आंध्रा का है। यहाँ इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है और ये डीआरडीओ का लॉन्चिंग सेंटर है। तमिलनाडु में पंबन द्वीप है जहां पे क्या है? रामेश्वरम शहर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। आदम सेतु जो है खंभात की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। अब देखिए खंभात की खाड़ी की बात किया जा रहा है। अब खंभात की खाड़ी की बात करें तो ये जो गुजरात का जो हिस्सा ये खंभात है, यहाँ पे मैंने जो अभी लाइन जो खींचा ये खंभात की खाड़ी है, ये वाला हिस्सा, और ये कच्छ की खाड़ी है। तो देखिए कहाँ खंभात और कहाँ ये आदम सेतु, तो ये भी क्या होता है? गलत होता है। दूसरा और तीसरा गलत, केवल पहला सही है। वहां पे पूछा क्या गया? क्या सही है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बस क्या है आपके लिए? ये सही होता है। तो ये क्वेश्चन को आप एक एक शब्द पढ़ेंगे तब जाके सही होगा, ध्यान रखिएगा। आप कूट वाले प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न पिछली बार प्रीवियस ईयर में बने हैं प्री के लिए, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अभी मैंने बताया पश्चिम तटीय मैदान कोंकण, कनारा, मालाबार। ध्यान रखिएगा ये जो हिस्सा है पश्चिम तटीय मैदान, मुख्य रूप से एक आप पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे एक हिस्सा है अरब सागर। इन दोनों के मध्य ये जो मैदान जो मैंने इसको बोलते हैं पश्चिम तटीय मैदान, यही कहलाता है पश्चिम तटीय मैदान, ये वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है कोंकण तट, कोंकण का मैदान। मध्य वाले को बोला जाता है कनारा या कर्नाटक का मैदान, और दक्षिण वाला कहलाता है मालाबार तट कहलाता है। अब क्वेश्चन समझिएगा, पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़े, उत्तर और दक्षिण में क्या है? संकीर्ण, मतलब सकरा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये जो ऊपर वाला दक्षिण वाला, देखिए यहाँ पे केरल वाला जो हिस्सा है चौड़ा ज्यादा है, चौड़ा ज्यादा है। ये जो गोवा वाला है वहां पे क्या है? चौड़ाई सबसे कम है। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाता है। दक्षिण में संकीर्ण नहीं है बल्कि चौड़ा है वहां पे, तो पहला जो ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है उसका हाइट ज्यादा है, जिसकी वजह से नदियां जब बहती वहां से ज्यादा अवसादन नहीं कर पाएगा, सीधा डायरेक्ट समुद्र में मिलती है। आप उसको पढ़ते हो एस्चुरी के रूप में, जहां पे मैदान क्या होता है? जलमग्न, मतलब डूबा हुआ होता है। इसकी अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान को अगर मैं पढ़ाऊं तो पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मैदान कैसा है? यहाँ पे सागर जो है उथला है, छिछला है, क्योंकि अवसादन ज्यादा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन 2 क्या होता है आपके लिए? सही। पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। मैंने अब भी कहा कि यहाँ की जो नदियां होती है, पश्चिम की जो नदियां होती है, पश्चिम की जो नदियां होती है वो बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। और यहाँ की जो नदियां जो बहती है वो बनाती है क्या? डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक सबसे लंबी नदी है गंगा। सुंदरवन का डेल्टा पढ़े हो, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहां डेल्टा बनता है, यहाँ क्या बनता है? ज्वार नदमुख। तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं? पश्चिम तट में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 सही है, कथन सत्य निकालना है, तो 2 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर
बी सही होता है। आया समझ में? तो प्रश्नों को समझिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलित कीजिए बोला है। सूची 1 और सूची 2, यहाँ पे प्रयागों के नाम दिए हैं। कौन से नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? आप हाल ही में चर्चा में आप पढ़ रहे हो कुंभ मेला, महाकुंभ जिसको बोला गया है, वो भी क्या है? प्रयागों का राजा प्रयागराज। वहां पे कौन कौन सी नदी आती है? तो आप पढ़ते हो गंगा यमुना सरस्वती, कहीं नहीं कहीं पे। वैसे क्या है, भारत में पंच प्रयाग है। हम भारत में पढ़ते हैं कितने? पंच प्रयाग। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, प्रश्न बनेंगे यहाँ से। पंच प्रयाग में कौन कौन से आते हैं? मैं एक सबसे पहले नदी बनाता हूं आपके लिए। एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा। ये नदी का नाम है अलकनंदा नदी। कॉमन नदी होगा ये, मैं नाम लिखते जा रहा हूं। अलकनंदा ये नदी है मेन। और इस अलकनंदा नदी में काफी सारी नदियां जब आएगी, मतलब यहाँ पे नदी जब यहाँ पे पानी के साथ मिलेगी तो कोई ना कोई प्रयाग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अलकनंदा है। इसी नदी पे एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी, और यही भागीरथी नदी जहां पे मिलेगी वहां पे एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम है देवप्रयाग। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। और जहां पे नदी मिल रहे हैं इस जगह पे एक प्रयाग का निर्माण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रयाग का नाम क्या है? देवप्रयाग। तो ये पहला प्रयाग हो गया। दूसरा नदी समझेंगे। एक नदी आके मिल रही है, इसका नाम है मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी नदी। नदी का नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी जहां पे आके मिल रही है, जिस जगह पे मिल रही है वहां पे एक प्रयाग बनेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। मैंने बताया कुल कितने प्रयाग होते हैं? 5। अभी केवल 2 ही बताया हूं। जहां पे भागीरथी नदी आके मिली वो देवप्रयाग, जहां पे मंदाकिनी मिली वो रुद्रप्रयाग। ऐसा करके और कौन कौन सी नदी आती समझिएगा ध्यान से। इस क्षेत्र से एक नदी आई जिसका नाम है धौली गंगा। एक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा ये नदी याद करना है। एक नदी आ रही है जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। और एक नदी आ रही है जिसका नाम है पिंडर। इस नदी का नाम क्या है? पिंडर नदी। ये ध्यान रखिए। सभी में कॉमन नदी कौन सी है? तो अलकनंदा है। ध्यान से समझिएगा। ये जहां पे मिली है वहां पे कोई ना कोई प्रयाग का निर्माण होगा। ये है आपका मुख्य रूप से विष्णु प्रयाग। ये जो हिस्सा है मुख्य रूप से नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और एक यहां पे मिल रही है, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। तो आप देखिए कुल कितने हो गए? 5। ध्यान से समझिएगा। ये जो अलकनंदा नदी जो आ रही है, इसमें अन्य नदी जहां जहां मिलेगी वहां वहां प्रयागों का निर्माण होगा। मैंने सबसे पहले बताया भागीरथी, यही आगे जाकर अलकनंदा के साथ जब मिलती है तो हरिद्वार के बाद ये जो नदी है, हरिद्वार के बाद ही क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। उसके बाद क्या कहलाती है? गंगा। यहां तक पहाड़ों में बह रही थी, यहां आके मैदानी भागों में बहती, तब उसको बोलते हैं हरिद्वार, गंगा बोला जाता है। और जगह कौन सा जहां मिलती है? वो देवप्रयाग। मंदाकिनी जहां मिली वो रुद्रप्रयाग। जहां पे धौली गंगा मिली वो विष्णु। नंदाकिनी मिली तो नंदाकिनी से नंद, और पिंडर से याद करना है कर्ण। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे जमाएंगे तब विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव, उत्तर से दक्षिण। मैंने कहा ये नदी को बोला गया यहाँ पे गंगा। ये नदी क्या है? गंगा है। और इसी गंगा पे जाके जब मिलती है क्या? यमुना। एक नदी आप पढ़ते हो यमुना। और जहां पे यमुना मिलती है, और अभी वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई है, ऐसा आप सुनने में आता है। जहां पे यमुना, गंगा और सरस्वती जहां पे मिलती है वो है प्रयागों का राजा प्रयागराज। प्रयागों का राजा प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको आप सुने होंगे कहीं ना कहीं वहां पे। तो ये इसका इतिहास ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा जियोग्राफिकल में, कि नदी का इतिहास किस प्रकार से वहां पे आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। रुद्रप्रयाग बताया था मैंने, याद होगा, जहां पे शिव जी का रौद्र रूप आया था। आपको पता है केदारनाथ से नदी निकलती मंदाकिनी। तो यहाँ पे अलकनंदा है और एक मंदाकिनी है। ए का क्या होगा? 1 का ए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी हिस्सा है, ये वाला भी हिस्सा है। कर्णप्रयाग क्या होता है? जहां पे अलकनंदा और पिंडर नदी
2 का बी, 2 का बी यहाँ भी है, 2 का बी यहाँ भी है। विष्णुप्रयाग जहाँ पे मैंने बताया था अलकनंदा और धौली गंगा, 3 का सी। और देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, डी। सुमेलित है पहले से, आपको बस ऑप्शन देखना था। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपके लिए सही होता है। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, विष्णुप्रयाग अलकनंदा धौली गंगा, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। आप कॉमन नदी देख रहे हो, उसमें कॉमन नदी क्या है आपके लिए? अलकनंदा ही है कहीं ना कहीं वहां पे हो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा वहां पे हो। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से लंबाई का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की ओर की बात करें तो यहाँ पे नदी कुछ कुछ दी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, इन 4 नदियों का क्रम बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि भारत में बहने वाली, यहाँ पे केवल नदी दिया है। अब उसकी लंबाई देखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, हम बात करें अगर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितना बहती है? 916 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। एक आप पढ़ते हो सिंधु नदी, सिंधु नदी की जो लंबाई पढ़ते हो कुल 2880 किलोमीटर, भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। आप एक पढ़ेंगे गंगा नदी, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मेन में नदी पढ़ते हो। एक पढ़ते हो गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, ये पढ़ते हो कहीं ना कहीं वहां पे वो। तो ये जो नदी आप देख रहे हो ओवरऑल है, ये केवल भारत में नहीं बोले ब्रह्मपुत्र को वहां पे। अगर भारत में बहने वाली बोलती तो वहां पे ऑप्शन चेंज हो जाता। अब देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है उसके अनुसार, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, नर्मदा 1312 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए आपके लिए सही होता है। तो घटते क्रम में याद करना है आपको, ध्यान दीजिएगा वहां पे वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? अब देखिए जैविक मरुस्थल मतलब ये है, हम जब एक नदी पढ़ते हैं, दामोदर झारखंड से निकलती है हजारीबाग के पठार से, और गंगा नदी अर्थात हुगली में जाके वो मिल जाती है। ये नदी का नाम है दामोदर नदी। और इसी दामोदर नदी में पहली बार जानकारी मिला था हमको कोयले का, तो इसको बोलते हैं कोयले की जन्मभूमि, कोयले की जन्मभूमि। अब कोयला मतलब क्या है? जैविक है वो, जीवाश्म बोलते हैं ना कोयला, मतलब पेड़ पौधे के दबने से कोयला बनता है, जीव जंतु के दबने से आपका बनता है क्या? पेट्रोलियम बनता है। तो यहाँ पे ये क्या है? जैविक है। अब इस क्षेत्र में जहाँ कोयला का पूरा भंडारण है, जहाँ पे नदियां उसको काट करके बाहर कर ले जाती है, वो क्षेत्र क्या हो जाती है? अनउपजाऊ हो जाती है, प्रदूषित है क्योंकि वहां पे वो। तब इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या? जैविक मरुस्थल। मरुस्थल मतलब क्या होता है? जहां भूमि मर चुका है, अनउपजाऊ हो चुकी है। एक आप पढ़ते हो यहाँ पे थार का मरुस्थल, भारत में एक है थार का मरुस्थल जो रेगिस्तान है, रेत वाला है। एक आप पढ़ते हो सफेद मरुस्थल, कच्छ में सफेद मरुस्थल, ये कच्छ वाला है। और एक आप पढ़ते हो लद्दाख वाला हिस्से में शीत मरुस्थल, लद्दाख हिमाचल वाले में शीत मरुस्थल। तो भारत में 4 अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। शीत मरुस्थल भी है, उष्ण मतलब थार, और ये नमक वाला सफेद, और एक जैविक वाला कौन सा? दामोदर नदी। तो वहां कौन सी नदी पे है ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है आपके लिए सही होता है? ये सी है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपके लिए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में परिवहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, मैं जो परिवहन वाला टॉपिक लेके आया हूं अभी ये वाला, वो अपडेटेड है। पुराना जो नेशनल हाईवे था उसमें लंबी में छोटी में सुधार हो चुका है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से इसको। देश के सबसे पहले 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण मुंबई से पुणे के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार ग्रेटर नोएडा से बलिया तक है, उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A, कुछ समय तक आप NH47A को ही पढ़ते थे, सबसे छोटा 6 किलोमीटर का था। ये कहां पे पढ़ते थे? कोच्चि, केरल वाले हिस्से में। लेकिन अब इसमें सुधार हो गया, तो थोड़ा डाटा समझिएगा। भारत में 2 ऐसे नेशनल हाईवे है, NH118, NH548। ये वाला हिस्सा झारखंड में है और ये वाला हिस्सा आपका महाराष्ट्र में।
दोनों का लंबाई कितना है? 5 किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार बता रहा हूं मैं, दोनों का लंबाई क्या है? 5 किलोमीटर। एक झारखंड में और एक आपका महाराष्ट्र। दोनों भारत की सबसे छोटी क्या है? नेशनल हाईवे। 5 किलोमीटर के ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर देखोगे आप तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है? यहाँ पे गलत हो रहा है, केवल 1 और 2 सही हो रहा है। वहां पे वो जिस समय ये प्रश्न उठाया गया होगा कभी भी तो उस समय तीनों सही थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लेंगे तो ऑप्शन 1 और 2 बस क्या है? ये सही होंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? बी आपके लिए करेक्ट हो। आया समझ में? नेक्स्ट प्रश्न, विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है क्या? बिल्कुल सही बात है। ये एक विवेक एक्सप्रेस है, तो असम से लेकर कहां तक जाती है? तमिलनाडु तक। मैं दिखाऊंगा आपको डिब्रूगढ़ से कहां तक जाएगा, ये कन्याकुमारी तक जाती है वो ट्रेन। वहां पे वो सबसे लंबा दूरी तय करता है। गोरखपुर प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है क्या? था। एक समय तक गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था सबसे लंबाई में अधिक था वहां पे वो, लेकिन अभी मैं बताऊंगा आपको, देश में पहली बुलेट ट्रेन गोवा से विशाखापट्टनम के मध्य चली थी क्या? ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। समझिए किस प्रकार से, सुनेंगे ध्यान से। अभी वर्तमान में भारत के साथ साथ आप पढ़ते हो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में एक हुबली स्टेशन है, हुबली रेलवे स्टेशन, हुगली पश्चिम बंगाल वाले हुबली रेलवे स्टेशन है। मुख्य रूप से ये नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली प्लेटफॉर्म में है। कहां पे? ये कर्नाटक में, जिसकी लंबाई 1507 लगभग 1.5 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप। अब गोरखपुर को समझेंगे, 1366 मीटर था ये, तो इससे लंबा कौन सा हो गया? वो कर्नाटक वाला। 2023 में उद्घाटन हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो। ये अब सेकंड नंबर में आ गए, सेकंड नंबर में आ गए, ध्यान रखेंगे आप। वही विवेक एक्सप्रेस की बात करें तो विवेक एक्सप्रेस यहाँ डिब्रूगढ़ असम से चालू होता हुए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्रॉस करेंगे, इधर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर से तमिलनाडु, केरल, फिर कहाँ? कन्याकुमारी। सबसे लंबा दूरी तय करते हुए आता है कौन? विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। अब यहाँ पे बुलेट ट्रेन को समझिएगा। भारत में बुलेट ट्रेन का बात करें अगर, बुलेट ट्रेन तो पहली बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चला था, और किनके सहयोग से हो रहा है भारत में? ये जापान। तो ध्यान रखेंगे, मुंबई से अहमदाबाद चला था, वहां गया दिया गोवा से विशाखापट्टनम, वो गलत हो जाती है। एक आप अभी चर्चित सुने होंगे, चिनाब रेल ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज चिनाब नदी पे बना है, ध्यान रखेंगे आप। और जो इसका जो आप हाइट पढ़ते हो काफी ऊंचा है, जैसे कि आप पढ़े होंगे लगभग 359 मीटर ऊंचा है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक लगभग 1300 मीटर है, 1315 मीटर है, जो माना जाता है कि सबसे ऊंचे स्थल पर रेल ब्रिज बना है। ये मुख्य रूप से श्रीनगर उधमपुर रेलवे लिंक को जोड़ता है। वहां पे वो श्रीनगर उधमपुर रेलवे ट्रैक वाला जो हिस्सा है ये जनता है। किसने बनवाया है? तो कोंकण रेलवे के सहयोग से बना है ये, कोंकण रेलवे। थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी में है? तो चिनाब। कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा माना जाता है। 1350 मीटर के आसपास क्या है इसकी लंबाई है। आर्च ब्रिज बोलते हैं, अर्धचंद्राकार में, ध्यान रखेंगे। कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल ही में चर्चा में सुने होंगे आप लोग। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जो हुई थी 2019 में हुआ था, इसको T18 नाम दिया गया था उस समय। पहली बार जब चला था तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था ये, पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में सुने होंगे आप लोग, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है। एक बिलासपुर से कहां तक जाती है? नागपुर। सबसे पहला यही था। अभी दुर्ग से विशाखापट्टनम ये दूसरा खुला है। तो छत्तीसगढ़ के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है, पहला बिलासपुर से नागपुर, दूसरा दुर्ग से विशाखापट्टनम। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये वाला हिस्सा भी। अब प्रश्न में क्यों बताते हैं हम लोग, अब समझ में आया। दोनों गलत हो गया, 2 और 3। ऑप्शन 1 बस सही है, तो ये क्या होता है आपका? ये सही है। सब अपडेट के साथ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे को लंबाई के संदर्भ में सही क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, दूसरा राजस्थान पे है, तीसरा आंध्रा पे है, चौथा महाराष्ट्र। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्रा और एक महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? ये सही। मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई ज्यादा कहाँ पे है ये पूछा गया। तो यूपी तो अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है, फिर राजस्थान भी है, आंध्रा और एक महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कारखाना दिया है, एक तरफ स्थान दिया है। रेलवे संबंधित है। चितरंजन लोकोमोटिव भारत का पहला क्या था? रेलवे कारखाना था, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पे है। A का 3 रेल कोच फैक्ट्री
पेराम्बूर, बी का 4, ए का 3, बी का 4, मैच हुआ ऑप्शन। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, रेल पहिया कारखाना छपरा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके लिए सही होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक तरफ बंदरगाह दिया गया है और उनसे संबंधित राज्य दिया गया है। कांडला बंदरगाह भारत का एक ज्वारी बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में है, ए का 4। नौवान सेवा कहाँ पे है, मुंबई पे है, महाराष्ट्र। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा पे है। तूतीकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु। हम पढ़ते हैं भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, तो 13। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपके लिए सही होता है। चलिए लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, कथनों पर विचार करने। कटक का सुकिंदा घाटी क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, क्या सही है। आप पढ़ते हो क्रोमाइट एक खनिज जो है हमारे राज्य मतलब देश में प्राप्त होता है, खासतौर में सुकिंदा घाटी है उड़ीसा का, वहां सबसे ज्यादा मिलता है, ध्यान रखेंगे। हसन कर्नाटक में क्रोमाइट के खनन किया जाता है, ये भी सही है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। एमपी का बालाघाट मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, क्या बिल्कुल सही है। जैसे आप तांबा के लिए खिरडी सुने होंगे राजस्थान में, वैसे एमपी में जगह है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने जितने प्रश्न जो कराया है आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे सीजीपीएससी प्री एग्जाम के लिए हो, चाहे आपका प्रयोगशाला परिचालक के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रयोगशाला परिचालक का जो सिलेबस है उसमें लिमिटेड चीज है। विज्ञान जो है 60 अंक के आएंगे और सामान्य ज्ञान जो है 40 अंक, जिसमें भारत का भूगोल है और 36 जो सामान्य ज्ञान है। कहीं ना कहीं ज्ञान बोले सामान्य ज्ञान, ध्यान रखेंगे आप, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है कहीं ना कहीं वहाँ पर। और एक क्या है, समसामयिक घटना है वहाँ पे वो। तो आगे तैयारी करते रहिएगा, हम आपके लिए निरंतर वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद।